क्लास 11th शारीरिक शिक्षा, चैप्टर फर्स्ट शारीरिक शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियाँ और करियर विकल्प। इसमें आज हम पढ़ेंगे एकीकृत या समग्र शारीरिक शिक्षा की अवधारणा व सिद्धांत। एकीकृत या समग्र शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। आज संपूर्ण विश्व बहुत ही तीव्र गति से बदल रहा है। शारीरिक शिक्षा का पारंपरिक रूप या ढांचा भावी समाज की आवश्यकताओं से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए एकीकृत या संगठित शारीरिक शिक्षा अब समय की आवश्यकता बन चुकी है। पहले ऐसा माना जाता था कि विद्यार्थी स्वयं जो वे सीख चुके होते थे उसको अर्थपूर्ण ढंग से और विभिन्न क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबंधता को देखकर एकीकृत करने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार यह सोच उचित नहीं है। एकीकृत या समग्र शारीरिक शिक्षा की धारणा बहुत ही व्यापक है। यह केवल शारीरिक गतिविधियों व खेल कूद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण विषय बन चुका है। पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में ज्ञान की अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है। अनुसंधान कार्यों के कारण विभिन्न उपविषय प्रकाश में आ चुके हैं। इस विषय के अनेक उपविषय हैं, जैसे खेल समाजशास्त्र, खेल जीव यांत्रिकी, खेल चिकित्सा विज्ञान, खेल शिक्षा शास्त्र, खेल क्रिया विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल दर्शन शास्त्र व खेल प्रबंधन आदि। एकीकृत शिक्षा अपने उप विषयों के एकीकरण के साथ बहुविषयक के सीखने पर जोर देती है। एकीकृत शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अनेक अवसर, जैसे नए संबंधों को देखने, एक पृष्ठभूमि से जो कुछ सीखा हो उसे दूसरी पृष्ठभूमि में स्थानांतरित करना व विभिन्न तरीकों में सीखने पर बल देना आदि प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उन्हें शारीरिक शिक्षा के विषय के अंतर्गत ही उप विषयों या विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में उचित ज्ञान रखना चाहिए। उन्हें इन उप विषयों के एकीकरण या पारस्परिक संबंधता की जानकारी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक शारीरिक शिक्षक जो पृष्ठ के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उसे प्रतियोगिताओं या प्रतिभागियों की पुष्टि के स्तर के तरफ मूल्यांकन के योग्य होना चाहिए। इसलिए उसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में निश्चित रूप से कुशलता या प्रवीणता की आवश्यकता होनी चाहिए। खेल शिक्षा शास्त्र भी उसे प्रतियोगियों को व्यायाम व क्रियाओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में तथा उन एकीकृत या समग्र शिक्षा का ज्ञान सभी व्यक्तियों की पुष्टि, स्वास्थ्य व स्वीकृता को बढ़ाने व बनाने में विशेष रूप से सहायक होगा। एकीकृत शारीरिक शिक्षा की सहायता से शारीरिक शिक्षा के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम भी तैयार किए जा सकते हैं। एकीकृत या समग्र शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत। यह शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उप विषयों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होनी चाहिए। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एकीकृत शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए।
इसे वर्तमान तथा भावी समाज की आवश्यकताओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए। इसे शारीरिक शिक्षा की गहरी व व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए। इसे व्यक्तियों के भावनात्मक व ज्ञान संबंधी विकास को सीखने में योगदान देना चाहिए। इसे गामक कौशलों, जिसे मोटर स्किल्स कहा जाता है, गामक कौशल बच्चों का कूदना, दौड़ना, चलना, उछलना, ये सब गामक कौशल के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व स्वास्थ्य को विकसित करने के योग्य होने चाहिए। इसे जीवन भर भागीदारी की नींव डालने के रूप में कार्य करने के योग होना चाहिए। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की अवधारणा व सिद्धांत। ऐसे बच्चे जिनमें अनेक प्रकार की अयोग्यताएं या असमर्थताएं हैं, जैसे मानसिक दुर्बलता, बहरापन, अंधापन, अस्थियों की क्षति, भाषण अक्षमता, मानसिक आघात या चोट, शरीर की खराबी, शरीर की खराब प्रक्रिया व स्वास्थ्य की क्षति आदि होती है, वे शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा एक प्रजातांत्रिक समाज में अपनी योग्यताओं को विकसित करने का अधिकार रखते हैं। वे इस देश के नागरिक हैं, अतः उन्हें भी यह अधिकार है कि शिक्षा के साथ साथ वो अपनी स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि उनके सामने बहुत सीमित अवसर होते हैं। इसलिए सभी विद्यालयों का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि वे उनके लिए ऐसे अवसर प्रदान करें जिनमें उनका विकास भली भांति हो सके, अर्थात उनके लिए भी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम स्थापित करें खेल का, जिसमें वो अपना शारीरिक प्रदर्शन कर सकें और शारीरिक प्रदर्शन करने से उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। अपनी कमियों को दूर करें शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। ऐसे बच्चे वे क्रियाएं नहीं कर सकते जो कि सामान्य बच्चे आसानी से कर लेते हैं। इसलिए सामान्य बच्चों के लिए जो शारीरिक शिक्षा के नियमित कार्यक्रम निर्मित किए जाते हैं, विद्यालयों में इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आयोजित करनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के नियमित कार्यक्रम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं होते। पिछली शताब्दी के पहले अर्ध में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए विशेष शारीरिक शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न नाम सुझाए गए थे। इनमें से कुछ नाम सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा, उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा व व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा आदि थे। सन 1947 में ऑफर संगठन ने असमर्थ बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा की पहचान के लिए सबसे अधिक स्वीकार्य शब्द के निर्धारण हेतु एक सर्वे का संचालन किया। परिणाम स्वरूप सबसे अधिक स्वीकार्य शब्द रूपांतरित शारीरिक शिक्षा था। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, इसे ऐसे परिभाषित किया जा सकता है: विकास संबंधी गतिविधियों, खेलों, लयों, रुचियों के अनुकूल ऐसे विद्यार्थियों की क्षमताओं व सीमाओं के अनुसार एक विविध कार्यक्रम जो सामान्य शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में अप्रबंधित भागीदारी में सुरक्षित रूप से या सफलतापूर्वक भाग नहीं ले सकते हैं। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए जो असमर्थ होते हैं सुरक्षित व्यक्तिगत रूप से संतुष्टिदायक और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित सफल अनुभवों को प्रदान करती है। इनका प्रयोग शिशुओं के लिए, यहाँ तक कि घुटनों के बल चलने वाले शिशुओं के लिए भी किया जाता है, जिनको हस्तक्षेप संबंधी सेवाओं की प्रारंभिक अवस्था में ही शारीरिक, ज्ञानात्मक
संचालन, सामाजिक व भावनात्मक विकास संबंधी आवश्यकता होती है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावी प्रयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा परीक्षण। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता विद्यार्थी के चिकित्सा परीक्षण पर ज़्यादा निर्भर करती है। बिना चिकित्सा प्रणाली के किसी को भी यह पता नहीं चल सकता कि विद्यार्थी किस प्रकार की असमर्थता या अयोग्यता का सामना कर रहा है। इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों का पूर्ण चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए। कार्यक्रम विद्यार्थियों के रुचियों पर आधारित होने चाहिए। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचियों, स्वाभाविक प्रवृत्तियों, योग्यताओं, उनके पूर्व अनुभवों व सीमाओं पर आधारित होने चाहिए। इसलिए अध्यापकों को विद्यार्थियों की सीमाओं, रुचियों, स्वाभाविक अभिवृत्तियों आदि के बारे में गहरी और व्यापक जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी वे एक अच्छा कार्यक्रम बना सकते हैं। उपकरण आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। उपकरण या वस्तुएं विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। वे आकृति, आकार, रंग व भार में भिन्न भिन्न होनी चाहिए। वे एक विद्यार्थी के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि संबंधी क्षति है, उसे एक चमकदार रंगीन बॉल दी जानी चाहिए। हिट करने, पकड़ने व फेंकने के लिए बड़ी बॉल प्रदान की जानी चाहिए। बॉल को एक धागे से बंधा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उस धागे को खींचकर बॉल को वापस अपने पास ला सके। दृष्टि संबंधी क्षतियों वाले विद्यार्थियों को ऐसी ही गेंद देनी चाहिए जिनमें घंटियां बंधी हों, ताकि जब वह बॉल पर फर्श पर लुढ़के तो आवाज़ उत्पन्न करे और विद्यार्थी आवाज़ को सुनकर बॉल की दिशा व दूरी को समझ सके। इसलिए असमर्थ विद्यार्थी को उनकी असमर्थताओं के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। विशेष पर्यावरण प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की गति क्षमताएं सीमित होती हैं, इसलिए उनका खेल क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे बच्चे जो भाषण अक्षमता से ग्रस्त होते हैं, उन्हें खेलने का विशेष क्षेत्र दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे उच्चारण करने में अधिक समय लेते हैं तथा बीच बीच में उन्हें विश्राम की आवश्यकता भी होती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण